हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करवा रही हूँ, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब जो हमारा टॉपिक है वो एक एंड फेज पे आने वाला है। तो अभी जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें कराई थी, जिसमें मैंने बताया था कि पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थी। उसके बाद फिर लाहौर अधिवेशन हुआ था, फिर हमने गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें देखी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी और फिर मैंने उसमें बताया था कि गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांगें थी वो उन्होंने उस टाइम के जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, उनको भेजी थी। बट लॉर्ड इरविन ने उनकी जो मांगें थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन मांगों को स्वीकार किया। तो इस वजह से गांधी जी जो हैं फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में करवाने वाली हूँ। मैं इसको पूरे डिटेल में करवाऊंगी कि ये क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या गतिविधियां हुई इस दौरान। लेकिन अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने करवाई थी, जिससे आप लोगों को एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले चीज़ें किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की थी, लाहौर अधिवेशन में क्या क्या हुआ था। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल वाले जो लास्ट वाला वीडियो मैंने जब भी अपलोड किया था तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस की थी। बाकी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री भी पूरी करवा रखी है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को करंट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं तो उनका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। और कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहती हैं उन पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप लोग उनको भी जाके देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है। तो मोस्टली आप लोगों ने सुना ही होगा कि इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं या फिर इसे डांडी मार्च भी कहते हैं। तो ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हमें देखने को मिलता है कि डांडी मार्च से ही इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। ये गांधी जी के द्वारा जो है शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो इसमें क्या हुआ करता था उस टाइम पे कि जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी उसको ही जो नमक होता था उसके उत्पादन और उसकी बिक्री पे अधिकार हुआ करता था। और जो वहाँ के आम लोग हुआ करते थे उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नमक पे कर भी लगाया करती थी, टैक्स भी लगाती थी, और किसी भी व्यक्ति को नमक का उत्पादन करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। बट नमक जो है वो हर किसी के मतलब एक रोजी रोटी का हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि नमक का क्या महत्व होता है। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जब नमक पे इस तरीके से कर लगाया जा रहा था, उसके उत्पादन पे भी प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि किसी भी आम इंसान को नमक का उत्पादन करने का अधिकार नहीं होता था। तो इसी वजह से गांधी जी जो हैं वो इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया करते थे। उन्होंने जो अपनी 11 सूत्रीय मांगें भेजी थी लॉर्ड इरविन को, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो नमक कर है उसको समाप्त कर देना चाहिए। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। तो नमक जो है वो हर आम इंसान के लिए काफ़ी महत्व रखता था। तो इसी वजह से गांधी जी जो हैं फिर इसके लिए डांडी मार्च या फिर जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ भी आप लोग कह लो, उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये बेसिकली था कि नमक पर जो कर लगाया जाता है, उसके उत्पादन पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसको हटाने के लिए ये जो आंदोलन है वो चलाया गया था। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि नमक पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार हुआ करता था, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके खिलाफ ही ये जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था। तो इसमें अहिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा गांधी जी जो हैं उनके जितने भी आंदोलन हुए हैं वो अहिंसात्मक रहे हैं, यानी कि वो हिंसा का सपोर्ट नहीं किया करते थे, अहिंसात्मक तरीके से वो विरोध प्रदर्शन किया करते थे। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ये आंदोलन भी एक अहिंसात्मक
आंदोलन था, इसमें गांधी जी और जो भी उनके समर्थक हुआ करते थे उन्होंने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा था। यानी कि ब्रिटिश कानून क्या कहता था उस टाइम पे कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी आम आदमी जो है वो नमक का उत्पादन नहीं करेगा। समुद्री जल से जो नमक बनाया जाता है, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया ही होगा। तो उसके अगर हम लोग बात करें, वो कानून था उसका इन लोगों ने उल्लंघन किया, क्योंकि इन्होंने नमक बनाया। तो उस कानून का जब उल्लंघन किया तो उसी के साथ हमें आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो इस दौरान डांडी जो है एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में समुद्री तट के पास पड़ता है। तो वहाँ से हजारों लोगों ने अनुसरण किया गांधी जी का। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गुजरात में भी रहा था, इसके अलावा और भी कई सारे जो समुद्री वाले जो क्षेत्र हैं, समुद्र के आसपास जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिला था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, बम्बई है, कराची जो है, वहाँ पे भी जो तटीय शहर हुआ करते थे, यानी कि समुद्र के पास जो भी शहर हुआ करते थे, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रवादियों ने नमक बनाने में नागरिकों का नेतृत्व किया। यानी कि अलग अलग जगह पे हमें दिखाई देता है कि फिर लोग जो हैं गांधी जी का अनुसरण करते हुए नमक का जो निर्माण है वो करने लग जाते हैं। तो अब हम लोग इसको पूरी डिटेल में देखते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, क्या क्या चीज़ें थी। तो मोस्टली तो आप लोगों को कारण समझ में आ ही गया होगा कि कारण क्या था इस आंदोलन को शुरू करने का। तो नमक के उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हुआ करता था और उस पर कर भी लगाया जाता था। तो इस वजह से भी जो आम लोग थे वो काफ़ी नाखुश हुआ करते थे। तो ये भी हमें एक कारण देखने को मिलता है। इसके अलावा इस दौरान कानून इतने सख्त हुआ करते थे कि अगर कोई रेत पे पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक उठा भी लेता था तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाता था। तो ये भी हमें एक रीज़न देखने को मिलता है, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने नमक जो है उसके उत्पादन पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखा था। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो उस टाइम पे हो रही थी। जैसे कि जो साइमन कमीशन आया था 1928 में, उसमें भी उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने उसका विरोध किया था। तो वो उससे जो असंतोष लोगों में था वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो इस आंदोलन के ज़रिए लोग उस असंतोष को भी अगर हम लोग बात करें प्रदर्शित करना चाहते थे। वो असंतोष भी एक हमें रीज़न देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और साथ ही जो हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस कारण भी जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी और उनमें राष्ट्रवादी भावना जो है वो पनपने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें, जो मैंने बताया था कि नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। इसके अलावा फिर गांधी जी ने जो 11 सूत्रीय मांगे रखी थी उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, 11 सूत्रीय मांगे हैं, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि काफ़ी सारी वजहें हमें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी असंतोष देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से ये एक तरीके की पृष्ठभूमि बनती जा रही थी। बाकी जो मैंने लाहौर अधिवेशन बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि कई सारी चीज़ें हुई थी और फिर जब डोमिनियन स्टेटस की मांग एक्सेप्ट नहीं की गई थी तो फिर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य जो है वो पूर्ण स्वराज को बना लिया था। तो इसी के बाद फिर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि जो संवैधानिक सुधार हैं उनको लेके भी ब्रिटिश सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसी पृष्ठभूमि में। फिर जो नमक वाली चीज़ें थी कि नमक पर प्रतिबंध लगा हुआ था, नमक के उत्पादन पर उस पर टैक्स भी लगाया जाता था, तो कई सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये एक तरीके की पृष्ठभूमि बन गई थी जिसके बाद ही ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। बाकी अब हम लोग जान लेते हैं कि इस दौरान गतिविधियाँ किस किस तरीके की हुई थी, किस तरीके से ये आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी। तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले क्या हुआ था कि 12 मार्च को, इसकी डेट आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये कई एग्जाम में पूछी जाती है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो हैं वो अपने सहयोगियों के साथ साबरमती से
दांडी के लिए निकलते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। बाकी फिर वो पहुंचते कहाँ कब हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे नमक बनाते हैं, जिससे नमक कानून का उल्लंघन होता है और उसके साथ ही वो लोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो दांडी यात्रा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि दांडी यात्रा कब से कब तक की थी, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये जो दांडी यात्रा है वो चलती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये बात आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कि दांडी में तो ये लोग फिर नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। उसके बाद जो समुद्र के किनारे के और भी जो तटीय शहर हैं वहाँ पे जा के गांधी जी जो हैं और कुछ और लोग गांधी जी का अनुसरण करके कुछ और लोग जो हैं वो भी नमक का निर्माण करने लग जाते हैं। तो दांडी के बाद हमें दिखाई देता है कि गांधी जी जो हैं वो धरसाना नामक एक जगह है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे गांधी जी के साथ जो हैं सरोजनी नायडू और मणिलाल गांधी जो हैं वो भी उनके साथ वहाँ पे गए थे और वहाँ भी नमक कानून का उल्लंघन करके नमक का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा और भी कई एरिया में जाते हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, यानी कि जो हमें प्रेजेंट में पाकिस्तान और जो पंजाब वाला एरिया है वो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे एक और लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बाकी खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जैसे इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि सीमांत गांधी कैसे कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनकी एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार नाम की इनकी एक संस्था हुआ करती थी। इनके कई सारे अनुयायी हुआ करते थे जो कि लाल कपड़े पहनते थे और उन्होंने कई सारे आंदोलन भी चलाए थे गांधी जी का अनुसरण करते हुए। बाकी इन्हीं के हम लोग देखते हैं, इन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था जिसमें हमें दिखाई देता है कि सैनिकों ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाने से मना कर दिया था। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो था वहाँ पे इन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे गांधी जी का अनुसरण करते हुए। तो इसी वजह से इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनकी संस्था का नाम भी याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी और भी जगह हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी इसी दौरान, जैसे असम में कनिंगम सर्कुलर का विरोध किया गया था, बंगाल और बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे हमें। बाकी कई सारी और भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि गुजरात में बच्चों के लिए बानर सेना, ये सही कर लीजिएगा आप लोग, बानर सेना और मंजरी सेना, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है बानर सेना और मंजरी सेना, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो गुजरात में बच्चों के लिए बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर वन सत्याग्रह हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये कई तरीके की जो गतिविधियां हैं वो इस दौरान हमें देखने को मिली थी, तो इनके बारे में आप लोग जो हैं वो ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हुआ करती थी, यानी कि जो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है इसकी क्या। तो अब हम लोग विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो विशेषताओं में अगर हम लोग बात करें तो ये आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन की तरह ही गांधीवादी तरीके से संचालित आंदोलन था और हर परिस्थिति में इस आंदोलन को भी अहिंसात्मक, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा इग्नोर कर दिया कीजिए, बाकी मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो ये अहिंसात्मक है, अहिंसात्मक बनाए रखने की कोशिश की जा रही थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि गांधीवादी तरीके से संचालित हर आंदोलन जो है उसको अहिंसात्मक ही बनाए रखा जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें असहयोग आंदोलन की तरह ही हमें देखने को मिलता है कि ये आंदोलन जो है वो भी गाँव और शहरों दोनों जगह ही इसका काफ़ी ज़्यादा प्रसार हमें दिखाई देता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इसमें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रसार हमें देखने को मिलता है, यानी कि शहरों में भी प्रसार हुआ था, बस मोस्टली पहले की तुलना में गाँव में इसका प्रसार ज़्यादा होता हुआ दिखाई देता है। और जो सीमांत क्षेत्र हुआ करते थे, जैसे कि अभी मैंने बताया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तो इस तरीके के क्षेत्रों में इस आंदोलन का काफ़ी ज़्यादा प्रसार हमें देखने को मिला था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें
और क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो किसान और पूंजीपति हुआ करते थे, साथ ही छात्र और महिला वर्ग जो हुआ करता था, उन्होंने इस आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी ली। इसके अलावा जो देसी रियासतें हुआ करती थीं और जो सेना हुआ करती थी, उसमें भी हमें राष्ट्रीय चेतना के तत्व दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे फिर वो किसान और मजदूर हों, मजदूर नहीं, किसानों और पूंजीपति। मजदूरों ने तो इसमें भागीदारी कम की थी। तो किसान और पूंजीपति वर्ग हो, चाहे महिला और जो छात्र वर्ग हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी दिखाई थी। इसके अलावा जो देसी रियासतें यानी कि जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे और जो सेना हुआ करती थी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी की थी। उनमें भी हमें राष्ट्रीय चेतना के तत्व दिखाई देने लग जाते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि मुस्लिम समुदाय और जो मजदूर वर्ग हुआ करता था, उसकी भागीदारी असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में हमें कम दिखाई देती है, क्योंकि मजदूरों ने इसलिए कम पार्टिसिपेट किया था क्योंकि इस टाइम पे जो मार्क्सवादी आंदोलन हुआ करता था, उसका जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था। बाकी आप लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे हम लोग इसकी और विशेषताएं देख लेते हैं। एक सेकंड, ये वाली स्लाइड। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि इस आंदोलन का एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य हुआ करता था, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज मैंने जैसे बताया था, लाहौर अधिवेशन जो है तभी से डिसाइड कर लिया गया था कि अब कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो पूर्ण स्वराज होगा। और इसी के उपलक्ष्य में हमने देखा था कि उन्होंने एक डेट डिसाइड की थी कि इस डेट 1930 से वो हर साल जो स्वतंत्रता दिवस है उसके रूप में सेलिब्रेट किया करेंगे। तो वो डेट कौन सी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसी की याद में अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टाइम में भी उस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वो हमारे संविधान से रिलेटेड है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी वो तो इसका आंसर मुझे ज़रूर दे ही देंगे। बाकी अगर हम लोग आगे बात करें कि पहले की ही तरह हमें ये आंदोलन भी एक संगठित आंदोलन दिखाई देता है और इसमें भी विरोध के दो तरीके अपनाए गए थे। एक तो हमें रचनात्मक देखने को मिलता है, दूसरा विरोधात्मक। अब ये रचनात्मक और विरोधात्मक क्या है, तो ये मैंने जब असहयोग आंदोलन कराया था तब भी मैंने बताया था कि विरोधात्मक जो तरीका होता है उसमें ये लोग जो हैं वो छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि इस वाले आंदोलन में क्या किया गया था कि नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, किसानों ने कर देने से मना कर दिया था, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया था, त्याग पत्र दे दिए थे कई सारे लोगों ने जो भी किसी भी तरीके के विधानमंडल में हैं। इसके अलावा जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी चाहे कपड़े हों, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। यानी कि विरोध करने के जो तरीके हुआ करते थे वो अहिंसात्मक ही रखे जाते थे कि मतलब मना कर देना, बहिष्कार कर देना, त्याग पत्र दे देना। तो ये सारे हमें विरोध करने के तरीके दिखाई देते हैं। बाकी जो रचनात्मक तरीके हुआ करते थे उनमें ये हुआ करता था कि स्वदेशी को बढ़ावा देना है। अगर हम लोग बात करें जो खादी या फिर और भी जो चरखा जैसी चीज़ें हैं, इन सब को बढ़ावा देना है। इसके अलावा यहाँ पर रचनात्मक कार्यों में हरिजन उत्थान कार्यक्रम जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया था। यानी कि हरिजन गांधी जी ने किन लोगों को कहा था, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो दलित समुदाय हुआ करता था, गांधी जी ने उन लोगों को हरिजन कह के संबोधित किया था। तो इसीलिए इस आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रमों में ये उद्देश्य रखा गया था कि जो दलित वर्ग है, दलित समुदाय है, उसके उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके उत्थान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ही हरिजन उत्थान कार्यक्रम जो है वो चलाए गए थे। तो इस आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रमों में हरिजन उत्थान जो कार्यक्रम है उनको ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये पहला आंदोलन था अभी तक के आंदोलनों में जिनमें तिरंगे के सम्मान को सर्वोच्च महत्व दिया गया था। हालांकि हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी कठोर नीतियां, गांधीवादी रणनीति और जन समुदाय की सीमाओं को देखते हुए गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीय जागरण जो है उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो ये आप लोग इस आंदोलन के बारे में याद रखिएगा। मैंने अच्छे से इसकी सारी विशेषताएँ डिस्कस कर दी हैं, कारण भी आप को समझ में आ गए हों कि बेसिकली जो ये शुरू किया गया था वो नमक पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था, नमक के उत्पादन बिक्री पे और नमक पे जो टैक्स लगाया जाता था, उसके विरोध के स्वरूप जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
बाकी और भी जो भी गतिविधियाँ हुई थी उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आप लोग नमक का जो साइंटिफिक फार्मूला है उसको याद रखिएगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि उसमें साइंटिफिक फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन बना था कि जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, या फिर अगर हम लोग बात करें जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनमें किस रासायनिक जो फार्मूला है उसका प्रयोग किया गया था, तो वो नमक का है, यानी कि जो NaCl है, नमक का फॉर्मूला जो होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि वो नमक से रिलेटेड था। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। तो मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।